हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ HBSC, CBSE एंड अदर बोर्ड्स विच आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट हम क्वेश्चंस के साथ उनका कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है पेपर में तो आप उसका सही तरीके से आंसर कर पाओ। फर्स्टली हम स्टूडेंट यहाँ डिस्कस करेंगे 1 मार्क क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पर जो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो आपके पास दिया हुआ है कॉपर डिजोल्व्ड इन गोल्ड। अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट ऑप्शंस को, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट कॉपर डिजोल्व्ड इन गोल्ड, जो हमने चूज किया करेक्ट है। रीजन, आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड इन सॉलिड मीन्स सॉल्यूट भी सॉलिड होना चाहिए और जो सॉल्वेंट होगा वो भी आपके पास क्या होगा? सॉलिड। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डिस्पर्स्ड फेज है वो भी सॉलिड है और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो भी आपके पास क्या है? सॉलिड। तभी आप उसको नाम क्या दोगे? सॉलिड सॉल्यूशन। तो कॉपर जब गोल्ड के अंदर होता है, आपने देखा है जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरीज होती हैं उस पर क्या लिखा होता है? 22 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 18 कैरेट्स एंड सो ऑन। क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट्स का होता है? 24 कैरेट्स का। अब जो प्योर गोल्ड है स्टूडेंट, उसको आप ज्वेलरी में मोल्ड नहीं कर सकते। रीजन, हाईली मेलिएबल होता है आपके पास गोल्ड, बिकॉज द मेलिएबिलिटी ऑफ गोल्ड इज हाईएस्ट। इसीलिए उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, प्रॉपर शेप में मोल्ड करने के लिए उसके अंदर किस चीज की मिक्सिंग की जाती है? कॉपर की। अब स्टूडेंट सेकंड है ग्लूकोज इन वाटर, नॉट। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या होगा? कॉपर डिजोल्व्ड इन द गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, वैल्यू ऑफ KH फॉर अ गैस इज। फर्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट एट ऑल द टेम्परेचर। नहीं स्टूडेंट, हमने बताया था KH वेरिएबल होगा विद टेम्परेचर। सेकेंड, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट, के इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अब स्टूडेंट सबसे पहले कंडक्टिविटी को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? कापा से। कापा का सिंबल क्या होता है? इस तरह से लंबा सा K बना दिया जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें स्टूडेंट तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको आप क्या बोलते हो? रो। अब स्टूडेंट जो रो की यूनिट होती है हमारे पास वो क्या होती हैं? अगर हम लिखें तो ओम, मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? तो अगर हम यहां से कापा की यूनिट निकालते हैं तो वो क्या निकल के आएगी? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। और अगर हम यहां पर ऑप्शंस देखते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास साइमन में दिया हुआ है। एस किसको डिनोट करता है? साइमन को। अब साइमन और ओम इनवर्स इक्वल होते हैं हमारे पास, तो अब फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन दी हुई है स्टूडेंट साइमन मीटर, नॉट पॉसिबल। तो करेक्ट ऑप्शन इज साइमन मीटर इनवर्स, दैट इज द SI यूनिट ऑफ कापा, दैट इज द कंडक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन? टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर होता है वो काले रंग का हो जाता है। आपने देखा होगा आपकी जो मदर होंगी या घर पे जो बड़े लेडीज होंगी वो क्या डालते हैं? चांदी की चीजें डालते हैं। मोस्टली पायल होती हैं तो वो काली पड़ जाती हैं। तो वो किस वजह से बनती है? क्योंकि वहां पर क्या बन जाता है? सिल्वर का सल्फाइड। और जो सिल्वर सल्फाइड बनता है उसी की वजह से वो कैसे हो जाते हैं? ब्लैक। रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें आयरन ऑक्साइड बन जाता है आपके पास Fe3O4.XH2O, जिसको आप रस्ट बोलते हो। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्केलाइन कॉपर कार्बोनेट। आपने देखा होगा कि कॉपर के छल्ले या फिर कड़े डालते हैं तो कई बार वो ग्रीन कलर का रंग सा हमारे हाथ पे या उंगली पर छोड़ देते हैं। तो वो सारे किस चीज के एग्जाम्पल हैं? दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो अब इसकी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट क्या होगी? ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब स्टूडेंट जब हम मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन करते हैं तो मॉलिक्युलरिटी में हम क्या कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में कोई भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दैट अंडरगो
साइमल्टेनियस कॉलिजन, जो किस चीज में जाते हैं, साइमल्टेनियस कॉलिजन में ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब अगर आपके पास मॉलिक्युलैरिटी हो जाती है जीरो, तो इट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल जीरो हो गए। अब जब कोलिजन ही नहीं हुआ तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स ही नहीं बना रहे, इट मीन्स कभी भी मॉलिक्युलैरिटी जीरो नहीं होगी। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं रिएक्शन के, तो ऑर्डर 0, 1, 2 हो सकता है, मीन्स ऑर्डर जीरो हो सकता है, बट मॉलिक्युलैरिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इन आर्हेनियस इक्वेशन। अब स्टूडेंट आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू ए, एक्सपोनेंशियल टर्म में होता है EA अपॉन RT। अब यहाँ k क्या है स्टूडेंट, रेट कांस्टेंट, और जो a होता है वो हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसका एक और नाम क्या होता है, आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर। एक और, ये एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले आ जाता है तो इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं या कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। हो सकता है आपको पेपर में आर्हेनियस फैक्टर दे दे या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दे दे या कांस्टेंट दे दे, तो वो भी करेक्ट होंगे। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपका DF ब्लॉक से है, मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इंक्लूड करके चलता है। स्कैंडियम, कॉपर, टाइटेनियम और आयरन। अब स्टूडेंट आपको पता है आयरन Fe2 पॉजिटिव भी बना सकता है और 3 फेरस और फेरिक बना सकता है। टाइटेनियम Ti पॉजिटिव भी बना सकता है और 3 पॉजिटिव भी बना सकता है। कॉपर यूनी पॉजिटिव भी हो सकता है, डाई पॉजिटिव भी हो सकता है, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। लेकिन स्कैंडियम एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ क्या बनाता है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर 21, आर्गन 18, 4s2 3d1। और जैसे ही स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आएगा तो ये वाले फैक्टर्स यानी कि जो ऑर्बिटल है उनमें 0 0 हो जाएंगे, और किस चीज को एक्वायर कर लेगा, स्टेबल आर्गन 18 नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, स्कैंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है स्टूडेंट, विटामिन B12 जो होता है वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है किस चीज का, कोबाल्ट का। क्लोरोफिल में जो आपके पास मेटल मिलता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में कौन होता है, आयरन। मींस ये तीनों के तीनों ही कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पूछा कोबाल्ट का कौन होगा, तो विटामिन B12। हो सकता है स्टूडेंट आपसे क्लोरोफिल दे दें, हीमोग्लोबिन दें, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन फैंकलस्टीन रिएक्शन। लास्ट जो हमने वीडियो डाली थी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस के अंदर, उसमें हमने बताया था कि फैंकलस्टीन जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल होता है, इंटर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का। मीन्स जिसमें एक हैलोजन मीन्स आयोडीन रिप्लेस कर देता है क्लोरीन ब्रोमीन को। तो इसमें आपके पास जो रिएजेंट है वो क्या आएगा, सोडियम आयोडाइड। अगर रिएक्शन याद ना हो तो स्टूडेंट लास्ट जो वीडियो डाली है आप वहां से टैली कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर, मॉलिक्यूलर मास पर, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस पर। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, उतनी ज्यादा मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगे और उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट आपके पास पेंटेन 1 दिया, अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेंटेन है तो कार्बन कितने होंगे, 5। एनब्यूटेन है, एनब्यूटेन आपके पास कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो सिंपली कौन सी होंगी, वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। पेंटेनल एल्डिहाइड है, 5 कार्बन है, तो एल्डिहाइड में आपके पास पोलर ग्रुप होता है कार्बोनाइल, तो उसमें आपके पास कौन सी इंटरेक्शंस होंगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब आपके पास इथॉक्सी इथेन, दिस वन इज द ईथर। ईथर के अंदर भी क्या होता है, वीक पोलर नेचर होता है, तो इसके अंदर भी हल्की हल्की सी डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस।
अब स्टूडेंट हाइड्रोजन, वंडरवॉल, डायपोल इंटरेक्शन, इन सब में से सबसे वीकेस्ट हम किसको कंसीडर करके चलते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस को। तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एन ब्यूटेन। जितनी वीक फोर्सेस होंगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एल्डिहाइड वाले चैप्टर से है। IUPAC नेम ऑफ सिनेमल्डिहाइड, मीन्स आपको कॉमन नेम दे दिया। अब जिस बच्चे को सिनेमल्डिहाइड का पता ही नहीं है तो वो IUPAC नेम लिखेगा कैसे? तो फर्स्टली स्टूडेंट सिनेमल्डिहाइड आपके पास होता क्या है? फिनाइल ग्रुप, CH डबल बॉन्ड CH, और फिर आपके पास यहाँ पर कौन जुड़ा होता है? एल्डिहाइड। मीन्स ये जो सिनेमल्डिहाइड बनता है ये कब बनता है? जब आपके पास क्या करवाई जाए? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ से नेमिंग स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग की हमने 1 2 3। अब स्टूडेंट ये एरोमेटिक पार्ट स्टार्ट हो गया, एराइल पार्ट। तो एलिफेटिक पार्ट मीन्स ये इतना एलिफेटिक पार्ट है, ये एरोमेटिक पार्ट है। कभी भी उनके कार्बन की नेमिंग साथ साथ नहीं होती। तो 3 के बाद आपको यहाँ 4 नहीं करना, 5 6 इस तरह काउंट नहीं करना है। आपकी ये 3 कार्बन की मेन पेरेंट चेन हुई। तो थर्ड कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच है स्टूडेंट? फिनाइल। क्लियर? अब फिनाइल ग्रुप है, 3 कार्बन की आपके पास चेन है, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड क्या आया? प्रोप। सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, उसके लिए क्या आ गया? इन। और फर्स्ट पर आपके पास क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए क्या आ गया? अल। अब इन का जो ई है स्टूडेंट वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? किससे फॉलो हो रहा है? ए से। आपके पास रूल होता है AIOU या फिर Y। इन 5 में से कोई भी लेटर अगर यहाँ आ जाए तो आपके पास जो इन, एन और आइन वर्ड यहाँ लिखा होगा उसका ई कैंसिल हो जाएगा, आप उसको ओमिट कर दोगे। तो आपके पास इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है स्टूडेंट बी, 3 फिनाइल प्रोपेन 2 इन 1 अल। अगर स्टूडेंट आपको इसमें डाउट है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह से होगी तो आप कमेंट में बताएं मेरे को, तो मैं इसकी अलग से वीडियो डाल दूंगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बिटवीन प्रोपेन 1 अमीन और प्रोपेन 2 अमीन? अब स्टूडेंट देखो, जो अभी मैंने रूल बताया कि इसका जो ई है वो कैंसिल है, यहाँ ई कैंसिल है क्योंकि वो किस चीज से फॉलो हो रहा है आगे? ए से। अब स्टूडेंट इनका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। प्रोपेन है मीन्स 3 कार्बन की चेन है आपके पास इस तरह से, और फर्स्ट पोजीशन पर अमीन यानी कि NH2 ग्रुप है। प्रोपेन 2 अमीन बनाएंगे तो CH3 CH, सेकेंड पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा देंगे और CH3। अब स्टूडेंट किस चीज में डिफर कर रहा है? इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जब पोजीशन में डिफर करते हैं तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट चेन, सेकेंड ऑप्शन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, दोनों में से कोई नहीं होगा। Now the correct option is position isomerism because they differ in the position of the functional group. 13th question है स्टूडेंट, which of the following is not a disaccharide? अब स्टूडेंट डाई का मतलब क्या होता है? 2। सेकेराइड्स का मतलब जिसके अंदर 2 यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हों। किसकी? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की। या हम ये भी बोल सकते हैं those carbohydrates which on hydrolysis gives the 2 simple monosaccharide units. अब स्टूडेंट सुक्रोज को अगर हम देखें तो सुक्रोज को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं एसिडिक मीडियम में तो टूट कर क्या देता है? C6H12O6। एक तो ग्लूकोज देता है और दूसरा वो C6H12O6 बनाता है दोबारा से ही, बट इट इज द फ्रक्टोज। तो इसका मतलब ये आपके पास डाइसेकेराइड ही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट अ डाइसेकेराइड। अब राइबोज स्टूडेंट फार्मूला C5H10O5, ये कैसा है? मोनोसेकेराइड। राइबोज आप हाइड्रोलाइज्ड भी करोगे तब भी यही रहेगा। माल्टोज है स्टूडेंट, वैसे तो यहां से हमारी करेक्ट ऑप्शन आ जाती है स्टूडेंट, नॉट अ डाइसेकेराइड है, तो राइबोज है। नेक्स्ट ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। माल्टोज, इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर 2 यूनिट्स जुड़ी होती हैं किस चीज की? अल्फा डी ग्लूकोज की, थ्रू द C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब स्टूडेंट जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो किस किस के बीच में बनी होती है? C1 और C4 कार्बन के बीच में। मींस एक अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन होगा, दूसरा जो अल्फा डी ग्लूकोज होगा उसका 4th कार्बन होगा, और फर्स्ट और 4th कार्बन के बीच में कॉमन क्या आ जाएगी? एक ऑक्सीजन। तो उसको हम नाम क्या देंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
नेक्स्ट है स्टूडेंट लैक्टोज, इसका एक और नाम क्या होता है, मिल्क शुगर। जनरली ये किसके अंदर मिलता है, मिल्क के अंदर मिलता है, इसीलिए इसको लैक्टोज भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एक होता है बीटा डी ग्लैक्टोज और दूसरा हमारे पास क्या होता है बीटा डी ग्लूकोज। C4 कार्बन C1 कार्बन होता है और इसका क्या होता है C4 कार्बन। ये किससे जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, राइबोज। ये एक डाइसेकेराइड नहीं है, बाकी ये सभी डाइसेकेराइड्स होंगे आपके पास। 14th क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन दिए हुए हैं स्टूडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, ई। विटामिन के है स्टूडेंट जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। स्टूडेंट अब हमारा जो पोर्शन आ रहा है वो किस चीज का है, असर्शन और रीजंस का। मोस्टली बच्चे इस पोर्शन में गलती कर कर ही आते हैं, तो आपको जो असर्शन और रीजन दी है स्टूडेंट उनको काफी ध्यान से पढ़ना है ताकि आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाओ। फर्स्ट आपको असर्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, स्टडी ऑफ एक्टेनोइड इज डिफिकल्ट देन द स्टडी ऑफ लेंथेनोइड्स। बिल्कुल ठीक है, जो एक्टेनोइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि वहाँ पर किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की। दूसरा ये रेडियो एक्टिव भी हो जाते हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है, तो डिफिकल्ट है इनको स्टडी करना। रीज़न क्या दी हुई है स्टूडेंट, एक्टेनोइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मीन्स ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, और जो आर है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपके पास ऑप्शन स्टूडेंट इसका कौन सा आएगा, ए, कि दोनों करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगेन असर्शन रीजन है स्टूडेंट, थायोसाइनेट। थायोसाइनेट क्या होता है, SCN नेगेटिव लिगेंड कैन कॉजेज लिंकेज आइसोमेरिज्म। बिल्कुल, क्योंकि ये कैसा है, एम्बीडियंट लिगेंड है स्टूडेंट। एम्बीडियंट है तो ये थायोसाइनेट भी बना सकता है, आइसोथायोसाइनेट भी बना सकता है। मींस जब सल्फर से लिंक करेगा तो थायोसाइनेट, नाइट्रोजन से लिंक करेगा तो आइसोथायोसाइनेट। तो रीजन दी, एम्बीडियंट लिगेंड्स रिजल्ट इन लिंकेज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये ऑप्शन ए चूज करेंगे स्टूडेंट हम इसकी। नाउ 17th क्वेश्चन स्टूडेंट, अल्कोहल्स आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके पास अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ROH। अब ये वाला पार्ट पार्शियल नेगेटिव, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब वाटर है तो वाटर के हाइड्रोजन से इस तरह से बॉन्डिंग बन जाएगी ऑक्सीजन की, और जो ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा वाटर के। तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिसकी वजह से अल्कोहल पानी के अंदर सॉल्युबल होगा। तो रीजन दी, अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगेन हमारे पास ऑप्शन जो चूज करेंगे वो ए होगी। नाउ स्टूडेंट 18th क्वेश्चन हमारे पास दिया है, व्हेन न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड वी गेट अ न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। आपके पास जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, राइबोज शुगर या पेंटोज शुगर भी बोल सकते हैं, प्लस हमारे पास क्या जुड़ा होता है स्टूडेंट, बेस पेयर। जो बेस पेयर राइबोज शुगर के साथ जुड़ता है वो उसकी फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ता है, C1 कार्बन पर जुड़ता है। तो आपका असर्शन तो गलत दिया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर प्लस बेस पेयर प्लस फोस्फेट ग्रुप, या फिर फोस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, रीजन पढ़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द फोस्फोडायस्टर लिंकेज। ये ठीक है स्टूडेंट के न्यूक्लियोटाइड फोस्फोडायस्टर लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो आपके पास इसकी ऑप्शन आएगी स्टूडेंट कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तो डी ऑप्शन को आप चूज करोगे इसमें। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इनके बीच आपको डिफरेंस बताना है। अब स्टूडेंट जो आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं वो कौन से होते हैं, विच ओबे राउल्ट्स लॉ। जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करें वो आइडियल हैं, और जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करें वो नॉन आइडियल हैं।
अब स्टूडेंट ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन ओबे आरएल। आरएल मीन्स राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा। इसमें क्या कहोगे, नन ऑफ द कंपोनेंट ओबे द राउल्ट्स लॉ। इनमें कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूशन का राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा ही नहीं। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा, जो आपके पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगी, किसमें, सॉल्यूशन में एंड इन प्योर कंपोनेंट। मीन्स जब तक आपके पास जो कंपोनेंट है वो मिलकर सॉल्यूशन नहीं बनाते तो वो आपके पास प्योर फॉर्म में ही रहेंगे। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड होगा प्योर कंपोनेंट के बीच में और सॉल्यूशन में, वो कैसा रहेगा, रिमेन्स सेम। ना इंक्रीज होंगी फोर्सेस ना डिक्रीज होंगी। तो इसका मतलब वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास, आइडियल। लेकिन जब आप नॉन आइडियल की बात करोगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सॉल्यूशन में या तो इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द प्योर कंपोनेंट। अगर हम वॉल्यूम चेंज की बात करें, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, मीन्स जब आपने कंपोनेंट्स को मिक्स किया, मान लिया आपको बाइनरी सॉल्यूशन बनाना है तो आप कितने कंपोनेंट लेकर चलोगे, 2। तो आपने जब दोनों को मिक्स किया तो जो वॉल्यूम चेंज आएगा मिक्सिंग का वो क्या होगा, इक्वल टू 0, मीन्स नो वॉल्यूम चेंज। जैसा आपके पास सॉल्यूशन का होगा वॉल्यूम वैसा ही आपके पास प्योर कंपोनेंट का होगा। रीजन, ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन घटेंगी ना बढ़ेंगी। तो जब आपके पास वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती तो पार्टिकल दूर दूर हो जाते, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती तो पार्टिकल टाइटली हेल्ड हो जाते और उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता। तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिमेन्स सेम या फिर कांस्टेंट। एंथैल्पी चेंज स्टूडेंट, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, वो भी कैसा होगा, 0। क्यों, क्योंकि जब आप आइडियल सॉल्यूशन को बना रहे हो तो उसमें ना तो हीट रिलीज होगी ना वहां पर हीट का एब्जॉर्प्शन होगा। रीजन, ना आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है ना वहां पर नई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। तोड़ते तो आपको उसमें एनर्जी डालनी पड़ती, तो डिसोल्यूशन हो जाता है एंडोथर्मिक। और अगर वहां पर नई फोर्सेस बनती तो एनर्जी रिलीज होती तो रिएक्शन हो जाती एक्सोथर्मिक। तो पहले केस में तो वो पॉजिटिव शो करता डेल्टा एच, और सेकेंड केस जब एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच कैसा शो करता, नेगेटिव। लेकिन आपके पास दोनों ही यहाँ पर कैसे होंगे, 0। लेकिन जब आप नॉन आइडियल की बात करोगे तो डेल्टा वी और डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0, दे मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। और उसी के बेसिस पर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन and second one is the non-ideal solution with negative deviation. Now student आपके पास इसका और में क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल की टर्म में, सॉल्यूशन चैप्टर से दिया हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आपको दिया है, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर, ये आपको मोलैरिटी दे दी, सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर लेकर चलें तो हमें गिवन क्या है फैक्टर। फर्स्टली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन क्वांटिटीज कौन सी हैं आपके पास। सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि वी दिया हुआ है 250 ml। अब स्टूडेंट हमारे पास जो मोलैरिटी होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर। तो आप इसको कन्वर्ट किस में करोगे, लीटर में। तो आप इसको डिवाइड करके कितने से चलोगे, 1000 से। तो आपके पास ये किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में। नाउ स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी कैपिटल एम दिया हुआ है 0.15, कैपिटल एम मोल पर लीटर, या फिर आप एम से भी डिनोट कर सकते हो। अब स्टूडेंट हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, W अपॉन, या फिर अगर हम पहले सिंपली लिखें N अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने N बाय V लिखा। अब जो N है स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब ये दोनों ही किसके होते हैं हमारे पास स्टूडेंट, सॉल्यूट के। तो अब गिवन मास अपॉन मोलर मास अगर हम करेंगे तो अब क्या इसका गिवन मास हमें दिया हुआ है स्टूडेंट, नहीं, ये गिवन मास तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट। अब फाइंड आउट क्यों करना है, क्योंकि इसने दिया ना कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक
एसिड, और बेंजोइक एसिड को हमने किसके अंदर मिक्स किया, मिथेनॉल। तो मिथेनॉल यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहा है, सॉल्वेंट का। बेंजोइक एसिड यहाँ पर किसके रोल में है, सॉल्यूट के रोल में। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, गिवन मास। गिवन मास को हम किससे डिनोट करेंगे, WB से। मोलर मास को किससे डिनोट करेंगे, MB से। इतना क्लियर है स्टूडेंट। तो अब हम N की जगह यहां पर क्या रख देंगे, WB ओवर MB इंटू V। अब स्टूडेंट हमारे पास मोलर मास क्या दिया हुआ है, मोलर मास हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें फॉर्मूला दिया है C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। कार्बन का मास कितना होता है एटॉमिक, 12। कितने कार्बन है स्टूडेंट, 6 ये 1 ये, तो गुना में 7 कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन हैं, 6। ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन हैं, 2। तो जब आप इन सबका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 122U, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे स्टूडेंट, और मोलैरिटी की वैल्यू पोस्ट करेंगे, और क्या फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास को। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी आपको दी हुई है 0.15, तो 0.15 WB आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर स्टूडेंट। MB हमारे पास 122, वॉल्यूम हमारे पास 250/1000, तो 1000 को ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट। क्लियर है यहाँ तक हमारे पास स्टूडेंट। अगर इसको कट करें तो ये 4 पर चला जाएगा। अब WB निकालना है स्टूडेंट, इसको इधर ले जाएंगे, तो आपके पास 0.15 इंटू 122 आपके पास आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1000 इधर, 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, WB। अब स्टूडेंट इस सारे फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट हमारे पास 4.5 आ जाएगा। गिवन मास है या गिवन अमाउंट है तो किस में निकल कर आ जाएगा, ग्राम में। दैट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ WB। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब फैराडेज लॉ हमारे पास 2 हैं स्टूडेंट, एक फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है और एक आपके पास कौन सा है, सेकेंड लॉ। अब इसने कहा फैराडे लॉ को स्टेट करो, तो आप फर्स्ट सेकेंड किसी को भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 मार्क्स में ही क्वेश्चन है। अगर दोनों आते हैं तो दोनों की स्टेटमेंट को आप लिख सकते हो। अब स्टूडेंट आपके जो पास है फैराडेज का लॉ, फैराडेज के जितने भी लॉज हैं फर्स्ट और सेकंड, वो आपको क्या बताते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा किस पर, इलेक्ट्रोड पर। तो जो फैराडे का आपके पास फर्स्ट लॉ है वो सिंपली क्या कहता है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q। अब यहां पर W क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या फिर डिपॉजिटेड, कहां पर, इलेक्ट्रोड पर। और Q हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट के। तो हम क्या कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट मीडियम। अब स्टूडेंट जिसको स्टेटमेंट याद नहीं होती वो सीधा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q मेंशन करे और बता दे W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और Q क्या है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं स्टूडेंट, तो हमारे पास ZQ, जो Z है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, या फिर हम इसको और भी नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दिस वन इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब स्टूडेंट आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट I होता है वो किसके इक्वल होता है, Q/T के। अगर हम यहाँ से Q चार्ज की वैल्यू निकाले तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, I/T। अगर इस Q की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पोस्ट किया जाए तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, W = ZI/T। अब कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, इफ I = 1 एम्पियर, T = 1 सेकेंड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, W = Z। तो यहां से हम किस चीज को डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। तो क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज W। W क्या था हमारे पास, अमाउंट ऑफ
substance liberated or deposited at any electrode. कब? जब 1 एम्पियर ऑफ करंट पास थ्रू होगा इलेक्ट्रोलाइट मीडियम से फॉर 1 सेकेंड. तो ये कंप्लीट है स्टूडेंट आपके पास किसके बारे में? फैराडे के फर्स्ट लॉ के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब देखो स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास वर्ड क्या है? सूडो. सूडो का मतलब क्या होता है? फोल्स. जैसे आपने पढ़ा होगा अमीबा के अंदर क्या बनते हैं? सूडोपोडिया. सूडोपोडिया क्या होते हैं? फोल्स फिंगर्स. वैसे ही केमिकल काइनेटिक्स में कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनको हम नाम क्या देते हैं? सूडो ऑर्डर रिएक्शन. मीन्स दिखने में वो कैसी होती हैं? हायर ऑर्डर की, मीन्स सेकेंड ऑर्डर की हमें लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो किसको फॉलो करती हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को. तो जब वो एक्चुअल ऑर्डर में है ही नहीं, इसीलिए हमने उनको नाम क्या दिया? सूडो ऑर्डर रिएक्शन. इसमें जनरली आपके पास एग्जाम्पल जो होते हैं स्टूडेंट वो किस चीज़ के होते हैं? हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के. जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज हमने लिया, या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ आप किसका ले सकते हो? एस्टर का लिया. अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट? वाटर प्रेजेंट होता है. जैसे अगर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज में वाटर डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्लाइट एसिडिक कंडीशन. तो यहां से क्या बन जाता है? ग्लूकोज, और साथ में क्या बन जाता है? फ्रक्टोज. क्लियर है स्टूडेंट? तो अब जो आपके पास सुक्रोज है, वाटर यहां पर क्या बिहेव करता है? सुक्रोज को आपने किसमें मिक्स किया? वाटर में. तो वाटर यहां पर कैसा होगा? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट होगा तो वो किस में प्रेजेंट होगा? एक्सेस अमाउंट में. और जब वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो चेंज इन इट्स कंसंट्रेशन इज नेग्लिजिबल. तो चेंज नेग्लिजिबल होगा वहां पर, चेंज इन कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन वाटर की है उसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा. किस में? टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन. तो इट मीन्स यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सिर्फ किसकी? कंसंट्रेशन के, सुक्रोज की, नॉट वाटर. अब दिखने में तो दो पे डिपेंड करती है, तो सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए थी विद रिस्पेक्ट टू सुक्रोज एंड वाटर. बट वाटर को हमने कैसा कर दिया यहाँ पर? कांस्टेंट. तो किस पर डिपेंड करेगी? सिर्फ सुक्रोज पर. एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगी तो वो कैसी हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर की. इसीलिए सूडो ऑर्डर रिएक्शंस को हम डिफाइन क्या करते हैं? दोज रिएक्शन विच आर सिम्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर मीन्स सेकेंड ऑर्डर, बट इन एक्चुअल दे फॉलो द लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर. नेक्स्ट है स्टूडेंट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से है स्टूडेंट. वाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स? अब स्टूडेंट इनमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरस्टिशियल वर्ड कहाँ से आया है. आपके पास मैंने मान लिया इस तरह से ये किसी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं स्फेरिकल शेप में, हमने उनको इस तरह से अरेंज किया लाइक दिस. अब जब पार्टिकल इस तरह से अरेंज हो जाते हैं तो ये क्लोजली पैक्ड है, मीन्स इनमें मिनिमम स्पेस आपने यहाँ बीच में देखा होगा ये कैसा है? वेकेंट. ठीक है. और मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस को क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई. तो अब ये कैसी है? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. अब जो ये अनऑक्यूपाइड स्पेस बचता है स्टूडेंट, जो ये इस तरह से ट्राइंगल की शेप में आपको नजर आ रहा है, दिस वन ऑल्सो एंड लाइक दिस वन, जो आपको ये यहाँ पर नजर आ रहा है. तो जो ये आपके पास स्पेसेस हैं स्टूडेंट, इनको हम नाम क्या देते हैं? वॉइड्स, या फिर हम इनको नाम क्या देते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स. अब स्टूडेंट जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो काफ़ी इस तरह से बड़े बड़े साइज के होते हैं. जब वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनके बीच में क्या बच जाते हैं? वॉइड्स या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स. और इन इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर वो किसको कैप्चर कर लेते हैं? छोटे साइज के एटम्स को, जैसे हाइड्रोजन को, या फिर किसको कैप्चर कर लेंगे? कार्बन को, या फिर किसको कैप्चर कर लेंगे? बोरोन. तो जब वो हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन या फिर किसी भी स्मॉल एटम एलिमेंट को कैप्चर करेंगे इन वॉइड्स के अंदर, तो वो क्या बना देंगे? इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस या फिर कंपाउंड्स. तो अब क्वेश्चन आपके पास क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट इसका आंसर. वाई आर सच कंपाउंड्स आर वेल नोन? रीजन मैंने आपको बताई. Because of the larger size of the voids, they easily captures the smaller size particle in it and result into the formation of the interstitial compounds or complexes. Now student, next question is the Woods reaction. ये मैं काफ़ी अच्छी डिटेल में आपको करवा चुकी हूँ लास्ट नेमिंग रिएक्शन वाली वीडियो में, तो प्लीज़ कंसल्ट टू दैट वीडियो.
एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो इसका ऑप्शनल में दिया हुआ है स्टूडेंट, व्हाट आर एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। आपके पास है एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। हैलो एल्केन हैलो एरीन्स वाले चैप्टर में भी है स्टूडेंट ये, और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर से भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट जो एम्बिडिएंट वर्ड है ना, आप इसको कोरिलेट करो एम्फीबियन से। अब स्टूडेंट एम्फीबियंस क्या होते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल लेकर चलते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग एबल है किसमें, टू सर्वाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, पानी और लैंड दोनों पर रह सकता है। जब मीन स्टूडेंट जो आपके पास एम्बिडिएंट लिगेंड्स होंगे उनके पास भी एक से ज्यादा अटैकिंग साइट्स होंगे। जैसे एम्फीबियन 2 जगह रह सकता है, एक से ज्यादा सर्वाइवल की जगह है उसके पास, तो सेम एम्बिडिएंट जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे उनके पास क्या होगी, मोर देन 1 अटैकिंग साइट्स, या फिर हम इनको और भी नाम क्या दे सकते हैं, डोनर एटम्स। जैसे आपके पास साइनाइड है CN, जब वो कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर आप उसको NC लिखते हो मींस वो बॉन्ड किससे बनाता है, नाइट्रोजन एटम से, तो वो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। फर्स्ट वन इज साइनाइड एंड सेकेंड वन इज आइसोसाइनाइड। अब स्टूडेंट यहां स्पेसिफिकली आपको ध्यान क्या रखना है कि ये आपके पास कैसा है, मोनोडेंटेट, या फिर हम इसको नाम क्या दे सकते हैं, यूनिडेंटेट, कि एक बार में एक ही डोनर एटम को यूज कर सकता है, या तो कार्बन को या फिर नाइट्रोजन को, लेकिन एक्चुअल में इसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम्स हैं। तो इसीलिए हम इसको किसके अंदर रखते हैं, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल के अंदर या फिर एम्बिडिएंट लिगेंड्स के अंदर। ऐसे ही स्टूडेंट आपके पास है SCN या फिर NCS, अगर सल्फर से बॉन्ड बनाएगा तो थायोसाइनाइड, थायोसाइनेटो भी बोल सकते हैं, और अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो आइसोथायोसाइनाइड। ऐसे ही आपके पास है स्टूडेंट NO2, इसको हम नाम क्या देते हैं, नाइट्राइटो N, और अगर ONO लिखा तो बॉन्ड कहां से बनेगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन से, तो अब क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो O। मीन्स हमने लिंकिंग एटम बताया कि फर्स्ट में नाइट्रोजन है और सेकंड में क्या है, ऑक्सीजन। तो ये सभी के सभी आपके किस कैटेगरी में डिस्कस होंगे स्टूडेंट, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल या लिगेंड्स की कैटेगरी में। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के काफ़ी यूजेस हो सकते हैं। जैसे आपके पास मिथेनोइक एसिड है तो वो लेदर की टैनिंग में, यानी कि लेदर को हार्ड करने में यूज़ किया जाता है, या फिर इसको एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्सटाइल में इसको डाइंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। विनेगर आप सभी ने सुना है स्टूडेंट, जिसको हम सिरका बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, विनेगर, या फिर एसिटिक एसिड है, या फिर जिसको हम IUPAC नेम में क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। तो इसको हम फूड के अंदर जनरली यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग। और आपके पास काफ़ी यूजेस हो सकते हैं स्टूडेंट, जैसे बेंजोइक एसिड है और उसके जो सॉल्ट्स हैं उनको यूरिनरी एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी हो जाएंगे स्टूडेंट, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, फूड के अंदर है, डाई के अंदर है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वर्जन। फर्स्ट कन्वर्जन दिया हुआ स्टूडेंट इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। अब फर्स्टली स्टूडेंट आपको क्या पता होना चाहिए, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। इथेनोइक एसिड CH3COOH, दिस वन इज द इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड की स्टूडेंट हम फर्स्ट क्या कराएंगे, रिडक्शन। अब रिडक्शन करवाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिएगा, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर ले सकते हो, या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा स्टूडेंट, CH3CH2OH, आपके पास इथेनॉल बन जाएगा। मींस इथेनोइक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल। अब स्टूडेंट अल्कोहल की रिएक्शन या तो PCl5 से करवा दो या PCl3 से करवा दो, या फिर यहाँ आप कोई भी रिएजेंट ले सकते हो जो OH को रिप्लेस करके उसकी जगह किसको लगा दे, हैलोजन को। तो हमने यहाँ CH3CH2Cl,
क्लोरोइथेन आपके पास प्रोडक्ट बना। अब क्लोरोइथेन में स्टूडेंट या तो KCN या फिर क्यूप्रस साइनाइड या फिर आपके पास सोडियम साइनाइड भी हम ले सकते हैं, तीनों में से कोई एक रिएजेंट लिया। तो अब स्टूडेंट यहाँ से CH3CH2 Cl को रिप्लेस करके उसकी जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा, साइनाइड। अगर आपने KCN लिया होता तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट में माइनस क्या हो जाएगा, KCl। अब स्टूडेंट हमने ये वाला स्टेप क्यों किया, क्योंकि हमें क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया स्टूडेंट, इथेनोइक एसिड से। अब इथेनोइक में कितने कार्बन है, 2। हमें कार्बन कितने बनाने हैं स्टूडेंट, 3, क्योंकि प्रोपेनोइक में कितने कार्बन होंगे, 3। तो कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हमेशा किससे रिएक्शन कराते हैं, साइनाइड से या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तब हो सकती थी स्टूडेंट अगर हमारे पास यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड होता, तो इसीलिए हमने ये वाला स्टेप या इस तरह की सीक्वेंस को प्रेफर किया। अब स्टूडेंट इसका सिंपल सा है, आप क्या करवाओ, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए आपको किसकी प्रेजेंस चाहिएगी, डाइल्यूट एसिड की। जैसे हमने ले लिया डाइल्यूट HCl, तो जब आप इसको हाइड्रोलाइज्ड कराओगे तो जो ये साइनाइड ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक, और आपके पास कंपाउंड बनेगा CH3CH2COOH, मीन्स देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोपेनोइक एसिड। जो इथेनोइक से प्रोपेनोइक बनना है स्टूडेंट, ये आपके पास किसका एग्जाम्पल है, असेंट ऑफ सीरीज का। असेंट ऑफ सीरीज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। नाउ स्टूडेंट इसी का सेकंड पार्ट है, नाइट्रोमीथेन को कन्वर्ट करना है डाइमिथाइल अमीन में। अब स्टूडेंट नाइट्रोमीथेन हमारे पास क्या होगा, CH3NO2, नाइट्रो ग्रुप लग गया और एक कार्बन, तो नाइट्रोमीथेन। इसको सबसे पहले स्टूडेंट हम किस में लेकर जाएंगे, रिडक्शन में, और मैंने क्या करा दी, स्टीफन्स रिडक्शन। अब स्टूडेंट स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा नेमिंग में, तो एक्टिव मेटल विद HCl मीन्स SN विद HCl लेके चलो, या फिर आप ले सकते हो Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो वो क्या करेगा, नाइट्रो ग्रुप को किस में चेंज कर देगा, NH2 ग्रुप में। तो आपके पास मिथाइल अमीन यहाँ से बन जाएगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अमीन या फिर मिथेना अमीन। अब जो ये मिथाइल अमीन बना स्टूडेंट, इसको हम किस में ले जाएं, आइसोसाइनाइड रिएक्शन में। अब आइसोसाइनाइड रिएक्शन बोलो इसको, या फिर कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलो। अब कार्बाइल अमीन रिएक्शन में आपको क्या यूज करना था स्टूडेंट, क्लोरोफॉर्म को यूज करना था इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो आपके पास यहां से स्टूडेंट किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड सिंपल सा है स्टूडेंट, अगर आप इसकी रिडक्शन करवा देते हो, रिडक्शन किसी से भी मैंडस रिडक्शन करा सकते हैं, जैसे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, दिस वन इज द मैंडस रिडक्शन रिएक्शन। तो अब आपके पास नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, वहां पर किस चीज को ऐड कर दोगे, हाइड्रोजन को। तो CH3NCH3 और यहां पर क्या लग जाएगा, H। तो अब हमारे पास इसकी नेमिंग अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, डाई मिथाइल, NH ग्रुप है, इसके लिए वर्ड क्या आ गया, अमीन। तो हमारे पास क्या बन गई ये सेकेंडरी अमीन, जिसका नाम क्या है, डाई मिथाइल अमीन। और स्टूडेंट हमें प्रिपेयर भी यही करना था, नाइट्रोमीथेन को कन्वर्ट करना था डाई मिथाइल अमीन में। अब स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट 3 और 5 मार्क्स क्वेश्चन। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।